नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे से मुतल्लिक सिक्योरिटी ज़राए ने एक बड़ी खबर दी है जो वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस बड़ी खबर की डिटेल से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी हलचल हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं, जिसमें जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब, जिन्हें जैसे सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पे समाअत करते हुए जुडिशल वर्क से रोक दिया था, आज इस ऑर्डर के खिलाफ जो जस्टिस जंगीरी साहब को काम से रोका गया, इसके खिलाफ जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने, यानी एक तो जंगीरी साहब हो गए, उनके साथ जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा, जस्टिस सरदार इजाज इसाक, इनकी जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो फैसला था इसको चैलेंज कर दिया गया है। ना सिर्फ जुडिशल वर्क से रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के जो इंतजामी साइड पे उठाए गए जो अख्तियारात हैं, जो फैसले हैं, जो बेंचेस की तश्कील का उनका अख्तियार है, जो केसेस की फिक्सेशन का उनका अख्तियार है, जो कॉज लिस्ट जारी करने का जो उनका अख्तियार है, जो मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील देने का जो अख्तियार है, जो हरासमेंट कमेटी बनाने का जो अख्तियार है, उन तमाम अख्तियारात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बशमूल जो नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स बनाए गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। ये तो नाज़रीन मैंने आपके सामने हकाइक रखे हैं, लेकिन इन 5 जजेस की अगर पटिशन पढ़ी जाए, पटिशन पढ़ने के बाद आप प्रेयर क्लॉज पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस पटिशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने मांगा क्या है। नाज़रीन, वो प्रेयर्स पढ़ने के बाद, इस्तदा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनके पास तो कोई अख्तियार है ही नहीं। देखते हैं ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, इस पटिशन पे कौन सा बेंच बनता है, कितने रुकनी बेंच बनता है और आईनी बेंच इन दरखास्तों पे फैसला क्या करता है। ये तो वाज़ेह है कि जो पटिशंस आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने दायर की हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ही फिक्स होंगी, क्योंकि आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें हैं और जो जंगीरी साहब की है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशियल वर्क से रोकने के खिलाफ फैसले पर अपील दायर की गई है। तो अगले हफ्ते आज की इस हलचल के बाद, डेवलपमेंट के बाद, अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में और भी बड़ी डेवलपमेंट्स इन पिटिशंस को, इन अपीलों को लेकर सामने आ सकती है। अब हम बात करेंगे पाक सऊदी अरब जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, सिक्योरिटी ज़राए ने क्या बड़ी खबर दी है। उस खबर पे आने से पहले नाज़रीन, मैं परसों रात से जब ये मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, जो मैं समझता हूं कि एक इनकलाबी मुआहिदा है, एक तारीखी मुआहिदा है, क्योंकि इस मुआहिदे पे एक तरफ पाकिस्तान के सरबराह हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, किसी को अच्छे लगें किसी को बुरे ना लगें, लेकिन इस वक्त वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। दूसरी तरफ इस मुआहिदे पे जिसने सिग्नेचर किए वो सऊदी क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने सिग्नेचर किए। अब आमतौर पर आप ये देखते होंगे कि जो 2 ममालिक के माबैन MOU साइन होते हैं, बाहमी याददाश्त की जिस भी MOU के ऊपर साइन होते हैं, दोनों ममालिक, माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान का किसी मुल्क के साथ कोई मुआहिदा हो, कोई MOU साइन होता है तो वहां पे उस मुतलका वजारत के सेक्रेटरी साइन करते हैं या एडिशनल सेक्रेटरी साइन करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा उस वजारत का जो वजीर होता है वो साइन कर रहा होता है। यह भी हमें शाज़ो नादरी देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे चूंकि एक तारीखी मुआहिदा था, तारीख में आने वाले वक्त में इस मुआहिदे को याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने नेटो तर्ज का मुआहिदा किया था, दिफाई मुआहिदा किया था, अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुआहिदा किया था, जिसमें इस बात का गालिब इम्कान मौजूद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मुआहिदे में मजीद मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। तो चूंकि इस मुआहिदे को एक लैंडमार्क दस्तावेज कहा जा रहा है, तो इसलिए दोनों ममालिक के सरबराहान ने सिग्नेचर किए हैं कि आने वाले वक्तों में जब भी यह मुआहिदा डिस्कस हो तो देखा जाए, याद किया जाए कि इस मुआहिदे पे किन लोगों ने दस्तखत किए थे। तो नाम किसका याद रखा जाएगा? हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ का और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। लेकिन इस मुआहिदे को लेके जो मुबालगा राय की जा रही है, ये मैंने हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मुबालगा राय की जा रही है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है। और प्रोपोगंडा करने वाला कौन है? गीला तीतर मफरूर इमरान रियाज खान, वो भी प्रोपोगंडा कर रहा है और उसके जो चेले हैं वो चेले भी वही उसी प्रोपोगंडे को दोहरा रहे हैं। अब मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि ये जाहिल जो मफरूर है, जो कि जिसको गीला तीतर भी कहते हैं, भागा हुआ भी है, जो अपने आप को बड़ा यूट्यूबर, बड़ा साफी कहता है, अब आप उसकी लॉजिक देखें कि इस मुआहिदे के हवाले से जो वो मुबालगा राय कर रहा है, कहता है अगर पाकिस्तान की मईशत ठीक होती तो पाकिस्तान कभी सऊदी अरब के साथ ये मुआहिदा ना करता।
اگر اس بات کو آپ لے لیں کہ لوجیکل بات ہے، تو جو نیٹو ممالک نے جو معاہدہ کیا تھا مغربی ممالک نے، کیا ان کی معیشت کا بٹھا بیٹھا ہوا تھا جس میں امریکہ بھی شامل ہے، برطانیہ بھی ہے، تمام مغربی ممالک جو کہ ترقی یافتہ ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے ان کے ممالک میں، انہوں نے پھر یہ معاہدہ کیوں کیا تھا؟ اس میں کون سا معاشی بحران کا شکار ملک تھا جو کہ ایٹمی ملک تھا جس کو اس میں شامل کر لیا گیا اس کے دفاعی ہتھیاروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ تو یہ جاہلوں والی بات کی. اور پھر آگے چل کے کیا بات کرتے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس نے دفاعی معاہدہ تو کر لیا، لیکن سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو. سعودی عرب نے تو کئی مرتبہ پاکستان کو پرپوزل پیش کیے، لیکن جب وہ پرپوزل پیش کر رہا تھا، معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر ایک جاہل مسلط کیا ہوا تھا، گھڑی چور مسلط کیا ہوا تھا. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو اب بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے پاس آتے ہو، آپ ہمارے برادر ملک ہو، آپ کے ساتھ تاریخی برادران تعلقات ہیں، لیکن اپنے معاشی معاملات کو خود سنبھالیں، خود سلجھائیں. اور اس بات سے ہٹ کے بھی اگر پاکستان اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتا ہے، اس میں سعودی عرب کیا رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے؟ سعودی عرب کو تو خوشی ہوگی. اور یہ میں یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا، جو سیکیورٹی ذرائع کی میں نے خبر کی آپ کو بات کی. دیکھیں یہ دو ممالک کے درمیان باہمی دو طرفہ معاہدہ ہے. یہ گیلا تیتر بیٹھ کے اپنے بلاگز میں جو کہہ رہا ہے کہ اب چونکہ معاہدہ ہو گیا پاکستان اور سعودی عرب کا، تو فلسطین کو آزاد کرا لیں، کشمیر کو آزاد کرا لیں. اس جاہل کو، اس نالائق کو، اگر اس نے خبر بھی پڑھی ہو، خبر کو اس نے انالیسس کیا ہو، یہ کسی ملک کے اوپر جارحیت کرنے کے لیے دفاعی معاہدہ نہیں کیا گیا. یہ دفاعی معاہدہ ہے، یہ کوئی حملہ کرنے کا معاہدہ نہیں ہے کہ یہ معاہدہ سائن کر کے پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں کسی دشمن ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. یہ امن کو یقینی بنانے کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے. پاکستان پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے، کس نے حملہ کرنا ہے پاکستان پہ؟ بھارت ہی حملہ کرے گا نا. تو بھارت اگر پاکستان پہ جارحیت کرتا ہے تو اس جارحیت کو روکا جائے گا، اور اس جارحیت میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور اس جارحیت کو سعودی عرب پہ جارحیت تسلیم کیا جائے گا. اسی طریقے سے مڈل ایسٹ میں جو عرب ممالک ہیں انہیں کس سے خطرہ ہے؟ انڈیا کے اتحادی سے، اسرائیل سے. اور وہاں پہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب پہ جارحیت ہوتی ہے تو اسے پاکستان پہ جارحیت تصور کیا جائے گا. یہ بیرونی دشمنوں کی جارحیت کو روکنے کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا ہے، اس لیے اس کو تاریخی ڈاکومنٹس کہا جا رہا ہے. اور یہ معاہدے اس طریقے سے سائن نہیں ہوتے جو سیکیورٹی ذرائع کی خبر ہے. یہ بڑے ذمہ دار ممالک، کیپیبل ممالک جو ہوتے ہیں وہ سائن کرتے ہیں. پاکستان کیپیبل بھی ہے، پاکستان رسپانسبل بھی ہے. ابھی آپریشن سندور جو بھارت نے پاکستان کے اوپر مسلط کیا، جس کا جواب پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں، مارکہ حق کی صورت میں دیا. پاکستان نے دنیا کے سامنے یہ کر کے دکھایا. پاکستان نے ثابت کیا کہ ہم رسپانسبل بھی ہیں، بھارت کی جارحیت کو ہم نے روکا بھی ہے، ڈی ایسکلیٹ بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنی کیپیبلٹی کا، اپنی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کیا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی جارحیت کی جائے گی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کتنی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا، غالباً کوئی 30 مرتبہ، 2.5 درجن مرتبہ کہا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی فوج نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے. تو یہ پاکستان کی کیپیبلٹی تھی جو پاکستان نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا. جو بھارت نے امریکہ سے سیز فائر مانگا، انڈائریکٹلی پاکستان سے سیز فائر مانگا، یہ پاکستان کی ذمہ داری تھی. حالانکہ 6 اور 7 مئی کے رات جو پاکستان پہ حملہ کیا گیا، پاکستان بھارت کے 6 سے زیادہ طیارے گرا سکتا تھا، بھارت نے آسمان پہ جا کے لگنا تھا. لیکن پاکستان نے کشیدگی نہیں بڑھائی، پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. پاکستان جارحیت بڑھانا نہیں چاہتا تھا، پاکستان جارحیت کو کم کرنا چاہتا تھا. اور سعودی عرب، اس کی بھی جو کیپیبلٹی ہے، اس کی بھی جو رسپانسبلٹی ہے، پوری دنیا اس کو ایڈمٹ کرتی ہے. تو یہ معاہدے رسپانسبل کنٹریز میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیپیبل ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان ہوتے ہیں. یہ جو ریاست مدینہ کا راگ الاپا جاتا ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے، اب جس نے بھی یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، پاکستان آلریڈی ریاست مدینہ کا ایک عکس ہے. کیسے عکس ہے؟ 27 رمضان المبارک کو ریاست مدینہ بنی، مشرکین کے خلاف بنی، اور 27 رمضان المبارک کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا. اور پاکستان اور سعودی عوام کے جو روابط ہیں وہ دونوں ممالک کے قیام سے بہت پہلے کے ہیں. پاکستان 1947 میں بنا.
सऊदी अरब की तारीख भी इतनी पुरानी नहीं, लेकिन इस खित्ते के जो अवाम हैं वो उस मुकद्दस सरजमीन के साथ जो मोहब्बत रखते हैं, जो रिश्ता है वो सदियों पुराना है। तो ये जो मुआहिदा हुआ है ये सिर्फ स्टेट लेवल का मुआहिदा नहीं है, ये हुकूमत टू हुकूमत मुआहिदा नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का भी मुआहिदा है। इस मुआहिदे को कि पाकिस्तान के जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो अवाम है वो हरमैन शरीफैन के मुहाफिज होंगे। पाकिस्तान के अवाम भी उतनी ही कदर से देखते हैं जितनी हमारी रियासत, हमारी फौज, हमारी हुकूमत पूरी दुनिया कदर की निगाह से देखता है। इस मुआहिदे को पाकिस्तान के अवाम भी उतनी इज्जत देते हैं जितनी हुकूमत दे रही है। तो दोनों ममालिक के जहां रियासती सतह पे ताल्लुकात हैं वहीं अवाम के भी आपस में कनेक्शंस हैं, गहरे रवाबत हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट कहा गया है, बाहमी मुआहिदा कहा गया है, दो तरफा मुआहिदा कहा गया है। और जैसे मैंने कहा कि यह रियासत मदीना का अक्स है रियासत पाकिस्तान में। अब इस पे जो प्रोपेगेंडा करते हैं जाहिर सी बात है, अब वो क्या कहते हैं जी, देखिए जी एक ही तो इदारा बचा था फौज में, उसके अलावा पाकिस्तान में इदारा कौन सा बचा है? ये गीले तीतर जैसे जो भगोड़े हैं, मफरूर हैं, ये सारा दिन बैठ के ये और इसके चेले आज इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में फौज के अलावा कोई इदारा नहीं। आप इसी इदारे को तो मलाइन करते हैं, इसी इदारे को तो तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसी इदारे के खिलाफ तो आप प्रोपेगेंडा करते हैं और अब आप एतराफ भी कर रहे हैं क्योंकि सच जुबान पे आ जाता है। लेकिन आपको अपना कंडक्ट, अपनी हरकत नजर नहीं आती कि किस व्लॉग में आप क्या कह रहे हैं और अगले व्लॉग में आप क्या बात कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये मुआहिदा जो है ये पार्लियामेंट में रखा जाए, क्या इसकी काबीना से मंजूरी हुई या काबीना से मंजूरी नहीं हुई? इन जाहिलों को जब इस मुआहिदे का पता ही नहीं कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल जो डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है इसके नुकात क्या हैं, इसका फायदा क्या है, दोनों ममालिक को क्या फायदा पहुंचेगा, पहले तो इस मुआहिदे को आप डाइजेस्ट कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, उसके बाद ऐसा ऐसा सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मुआहिदे में मजीद मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन चूंकि एक बयानिया टो करना है और यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि यह मौजूदा रजीम ने क्यों किया है, यह इमरान खान साहब को करना चाहिए था, ये तो फार्म 47 वाले हैं। ओ भाई, ये फार्म 47 का आपका बयानिया है, सऊदी अरब के करीब रियासत पाकिस्तान है और रियासत पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किया था। इस तरह के मुआहिदे इतनी जल्दी नहीं होते, इसका पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, वर्किंग पेपर तैयार होता है, स्टडी होती है, रिसर्च होती है, इस पे महीनों लगे हैं। और ये शायद मुआहिदा मैंने पहले भी बात की थी, शायद सालों पहले जो है वो साइन हो जाता, लेकिन एक जाहिल मुसल्लत था, अब क्या कहा जा सकता है, नहीं हो सका उसका कंडक्ट देख के। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक के जरिए 9 मई के केसेस में एचसी अदालत पिंडी में पेशी होनी थी, जिसपे चैलेंज किया गया था पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से कि वीडियो लिंक के जरिए पेशी ना हो, खान साहब को जाती हैसियत में बुलाया जाए, तो अदालत ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया है, इमरान खान की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया है। और इस फैसले से कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए आना होगा और उस वीडियो लिंक के जरिए अदालती प्रोसीडिंग की कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकेगी, यह बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और गीला तीतर इमरान रियाज खान अपने व्लॉग में कहता है कि खान साहब को इस ऑनलाइन प्रोसीडिंग का वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई और पेश होने का बाइकआउट करना चाहिए। माजी में गीला तीतर कहता है, माजी में शहजाद अकबर ने भी कहा था कि मुझे वीडियो लिंक के जरिए बुलाया जाए, उसको तो मौका नहीं मिला था। फिर मैं कहता हूं जाहिल, इसलिए जाहिल कहता हूं कि शहजाद अकबर सजा याफ्ता नहीं है, वह मफरूर है, मुल्क से भागा हुआ है। इमरान खान साहब सजा याफ्ता हैं। अगर शहजाद अकबर ने वीडियो लिंक के जरिए आना है तो बहादुर बने, दलेर बने, जिगरा दिखाए, पाकिस्तान में वापस आए और अदालतों में फेस करे, और अगर सजा याफ्ता हुआ तो उसको वीडियो लिंक की सहूलत मिल जाएगी, अदरवाइज फिजिकली जाके अदालत में पेश हो जाए। इजाजत चाहता हूं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।